Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 14th of January 2023. तो गाइज आज है तारीख 14 जनवरी 2023 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में 5 बजे राइट टाइम ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो ढेर सारे लोग अपने शेड्यूल का हिस्सा बना चुके हैं इस वीडियो को। वैसे आज कौन कौन अपने समय पर उठ चुका है नीचे लाइव चैट के अंदर ज़रूर से मेंशन करना। वैसे हम लोगों ने इस वीडियो का जो नाम है वो रख दिया है द इंडियन एक्सप्रेस प्लस इनिशिएटिव, क्योंकि द हिंदू का तो सेपरेट वीडियो आता है, वहाँ पे पूरा न्यूज़पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो दूसरा वाला जो वीडियो है यह है इंडियन एक्सप्रेस प्लस इनिशिएटिव। इसमें हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के साथ साथ लाइव मिनट, उसके बाद पीआईबी, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज को भी बहुत डिटेल से कवर करेंगे विद प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। लेकिन एक बात बता दूं, अगर आप वीडियो का एंड छोड़कर जाओगे तो सबसे बड़ी मिस्टेक करने वाले हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सबसे ज़्यादा फायदा आपको तभी होगा जब वीडियो का एंड में जो टेस्ट दिया गया है आप उसको अटेम्प्ट करोगे। उसको अटेम्प्ट करने के लिए पूरा लेक्चर आपको अच्छे से सुनना है, पूरा कंसंट्रेशन के साथ में बैठकर सुनना है और इससे आपका कंसंट्रेशन भी बूस्ट होगा। होता यार यह है, हम लोग 1 घंटा भी शांति से नहीं बैठ सकते, होता है ना। तो 1 घंटा शांति से बैठकर यहाँ पर इस लेक्चर को सुनो, फिर लास्ट में अपने टेस्ट को अटेम्प्ट करना। इससे पता चलेगा कि आपने कितने कंसंट्रेशन लेवल के साथ में पूरा वीडियो देखा और उससे आपकी टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आगे यूपीएससी लगा देना, आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो क्या करना है, इंस्टाग्राम पर जा सकते हो और अगेन वहाँ पर आपको दीपक यादव एजुकेशन लिखना है, आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। 11,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं, आप भी मेरे साथ में वहाँ पर जुड़ सकते हो। अब यह है कल के वीडियो का स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट क्यों लगाया गया है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सर हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, तो इसको ज़रूर से लगाया करो। कल का जो 13 जनवरी का वीडियो था, ये मॉर्निंग में 5 बजे जब लाइव हुआ था ना, तो लगभग 655 लोग थे जो कि इस वीडियो को देख रहे थे। पिछले कुछ समय से लगातार मॉर्निंग में ही 650 से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइव देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। 5 बजे उठना इतनी आसान बात है भी नहीं। तो काफ़ी सारे लोग रोजाना के बेसिस पर जुड़ रहे हैं। आप भी मेक श्योर करो कि हाँ मैं भी जुड़ूंगा इस वीडियो के अंदर। कल से यहाँ पे 5 बजे उठूंगा, एक मॉर्निंग की उठने की हैबिट बनाऊंगा। पूरा दिन आपका आप कह सकते हो बचेगा, मॉर्निंग की अच्छी शुरुआत होगी, जल्दी शुरुआत होगी, तो आपके पास में टाइम भी ज़्यादा होगा और पूरे एनर्जी के साथ में आप अपने सारे काम को कर भी पाओगे। ठीक है, तो आज भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट कोई भी व्यक्ति क्लिक करके टेलीग्राम वाले ग्रुप में डाल देना, वहाँ से मैं आपको यहाँ पर अगले दिन लगाकर दिखा देता हूँ जैसे आज दिखाया है। तो स्क्रीनशॉट इस प्रकार से क्लिक करना, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला स्क्रीनशॉट थोड़ा सा क्लियर आया हुआ था तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ये लगा दिया है। चलो अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का पहला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, डायरेक्टली सवाल बनने के चांसेस हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गंगा विलास के बारे में। तो आपने कल देखा होगा ढेर सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे थे, एक क्रूज को लेकर, एक जहाज को लेकर। वैसे क्रूज क्या होता है आगे मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो रिसेंटली हुआ क्या, यानी कि कल के दिन क्या होता है, जो एक जहाज है ना, इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हरी झंडी दिखा दी है वाराणसी से। तो अब ये जहाज वाराणसी से निकल चुका है, कहाँ तक जाएगा, डिब्रूगढ़ तक जाएगा। 51 दिन लगेंगे, लगभग 3200 किलोमीटर यानी कि 3200 किलोमीटर के डिस्टेंस को तैयार करेगा, मतलब तय करेगा। और 27 रिवर सिस्टम को क्रॉस करने के बाद में यह असम के डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। इसकी जर्नी एंड होगी असम के डिब्रूगढ़ तक। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पूरे रास्ते में बढ़िया से नज़ारा लेकर घूमने वाले हैं और जितनी भी यहाँ पर टूरिस्ट वाली जगह होंगी वहाँ पर भी लोग घूमेंगे। तो ये गंगा विलास क्या है, आओ थोड़ा डिटेल से लेकर चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। चर्चा इतनी ज़्यादा हो रही है कि इंडियन एक्सप्रेस, साथ ही साथ में द हिंदू या दूसरे आर्टिकल्स भी आप देख पाओगे लगातार इसके बारे में कवर कर रहे हैं। आपने देखा होगा आर्टिकल्स लिखे हुए हैं एमवी गंगा विलास क्रूज करके, ठीक है ना। समझाता हूँ। तो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ तो वैसे आप समझ चुके हो कि हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे है, इन्होंने यहाँ पर बताया कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने बेसिकली हरी झंडी दिखानी थी कल, जो कि हो चुका है। कल हरी झंडी दिखा दी है एमवी गंगा विलास को और ये वाराणसी से निकल चुका है। ये क्रूज़ जो है, ये जहाज़ आपको जो दिख रहा है, ये बेसिकली 51 दिन का सफ़र तय करके असम में डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन पहले हम समझते हैं कि आखिरकार क्रूज़ क्या होता है। देखो, जो नॉर्मल शिप्स होते हैं वो अलग होता है, क्रूज़ शिप अलग होता है। जो क्रूज शिप होता है इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अभी जो आप एमवी गंगा विलास देख रहे हो ना, तो वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ये वाला, ठीक है। और ये दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज बोला जा रहा है। पहला सवाल तो आपसे यही बनेगा कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज कौन सा है, तो ध्यान रखना गंगा विलास यहाँ पर इसका नाम है। ठीक है, बात क्लियर हो गई।
तो वैसे क्रूज शिप होते क्या हैं? देखो, क्रूज शिप एक बहुत बड़े साइज के शिप है। यहाँ पे जो पैसेंजर्स हैं वो बेसिकली वेकेशन के लिए एंजॉय करते हैं, वेकेशन के लिए निकलते हैं। जैसे बाकी क्रूज शिप, बाकी जो नॉर्मल शिप्स होते हैं ना, उनमें हम सामान को इस्तेमाल करते हैं या पैसेंजर के लिए यूज़ किया जाता है, वैसा शिप नहीं है ये। लोग यहाँ पे घूमने फिरने के लिए जब निकलते हैं तो इन शिप्स के थ्रू यहाँ पर घूमते हैं। प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आप देखोगे कई सारे शिप्स आपको क्रूज शिप देखने को मिलेंगे। लोग की पार्टीज़ वगैरह ये सब कुछ चलती है, अलग अलग एरियाज़ जो है इसी जहाज़ से घूमते हैं। तो लोग अपने वेकेशन बिताने के लिए इस क्रूज शिप पर यहाँ पर जाते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। तो इस क्रूज शिप को ही यहाँ पर हमने कर दिया है तैयार, जिसका नाम है MV गंगा विलास। ध्यान रखना, तो एक लग्जरी क्रूज है। कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 3200 किलोमीटर का। 27 रिवर सिस्टम को क्रॉस करके, 5 इंडिया के स्टेट्स को क्रॉस करके, बांग्लादेश से निकलते हुए यहाँ पर असम के अंदर डिब्रूगढ़ में यह जहाज़ पहुँचेगा। कौन से रास्ते से जाएगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना इसमें 51 दिन लगेंगे। लेकिन 51 दिन में जितने भी लोग यहाँ पर इस जहाज़ में बैठे होंगे ना, उनको मज़ा आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जहाज़ ऐसे घूमकर जाएगा जो कि 50 टूरिस्ट स्पॉट को भी कवर करेगा। 50 ऐसी जगह जो कि बहुत बेहतरीन है, घूमने लायक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई, नेशनल पार्क हो गए, रिवर घाट्स हो गए, है ना, बड़े बड़े शहर हो गए, पटना हो गया बिहार के अंदर में, फिर उसके बाद में साहिबगंज हो गया झारखंड में, वेस्ट बंगाल का कोलकाता हो गया, बांग्लादेश का ढाका हो गया, देन असम का गुवाहाटी हो गया। यहाँ पर इन सभी जगह पर इन लोगों को घुमाकर वो जहाज़ लेकर जाएगा। ठीक है, तो ये जो MV गंगा विलास है, वेसल है, ये जो जहाज़ है 62 मीटर्स की इसकी लेंथ है और 42 मीटर आपको ये चौड़ा जहाज़ देखने को मिल जाता है। बात क्लियर हो गई। क्रूज़ क्या होता है आपको समझ में आ गया, और इसको हम लोग वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़ के नाम से भी जान रहे हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब ये रास्ता कौन सा लेगा, तो आपको पता होगा हमारे पास में कई सारे इनलैंड वाटरवेज हैं, है ना, पानी के रास्ते कई सारे देखने को मिलेंगे। तो उसमें से ये वाला रास्ता है। यहाँ पर ये रहा उत्तर प्रदेश और यहाँ पर ये रहा वाराणसी। ये 13 जनवरी को यहाँ से जहाज़ निकल चुका है, यानी कल के दिन ये जहाज़ यहाँ से निकल चुका है। अब इस प्रकार से यहाँ पर ये बिहार पटना से निकलेगा, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल से घूमता हुआ, बे ऑफ बंगाल से गुजरता हुआ, देन उसके बाद में यहाँ पर ढाका यानी कि बांग्लादेश की कैपिटल ढाका पहुँचेगा। देन यहाँ से गुजरता हुआ ऊपर हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर असम में जाएगा, देन ऊपर जाएगा यहाँ पर डिब्रूगढ़ तक पहुँचेगा 1 मार्च को। ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ पर जहाज़ का पूरा रास्ता होने वाला है। ये अलग अलग नदियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, जिन नदियों में से गुजरेगा और इस प्रकार से गुजरता हुआ, बे ऑफ बंगाल से गुजरता हुआ, फिर उसके बाद अपना जो भी यहाँ पर डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये इसका असली पूरा पिक्चर है। ठीक है, एक लंबा सा आपको एक क्रूज़ नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल फैसिनेटिंग सा, जिसको नाम दिया गया है गंगा विलास। ठीक है, तो इसी क्रूज़ की हम बात कर रहे हैं। आगे आते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा। देखो, इंपॉर्टेंस से पहले इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लगा रखी हैं। मतलब हमने यहाँ पर कुछ ऐसे सिद्धांत का इस्तेमाल किया है कि ये जो क्रूज़ है ना, ये कोई भी पोल्यूशन यानी कि जो भी यहाँ पर प्रदूषण है वो नहीं फैलाएगा, कोई नॉइस नहीं करेगा, है ना, नॉइस कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया, बिल्कुल शांति से ही शिप चलने वाला है। बात क्लियर हो गई। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर ढेर सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलेंगी। साथ ही साथ में जो हमारा टूरिज़्म है वो भी बूस्ट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख पाओगे हमारे PM ने हरी झंडी दिखाई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जो वीडियो कॉल होती ना उसके माध्यम से हरी झंडी दिखाई, फिर उसके बाद में ये जहाज़ जो है वो निकल चुका है। ठीक है, रूट मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से यहाँ पर ही पूरा का पूरा रूट होने वाला है। तारीखें अलग अलग दिख रही होंगी, बट इस प्रकार से रूट जाने वाला है। आगे आते हैं, तो कई सारी जगह में घुमाएगा, मैंने आपको बता दिया। हाँ, मैंने क्या बताया, हमारे पास में कई सारे नेशनल वाटरवेज हैं, पानी के रास्ते, है ना, कई सारे नेशनल वाटरवेज। आपको जैसे नेशनल हाईवे होता है ना, वैसी नेशनल वाटरवे है, पानी के जरिए रास्ता जो है। तो यहाँ पे हम लोग NW1 यानी नेशनल वाटरवे 1 का इस्तेमाल करने वाले हैं। जो नेशनल वाटरवे 1 है ना, तो आप देखोगे बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर को कवर करता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये गुजरता हुआ जाता है। और यहाँ पे आप कह सकते हो इसी प्रकार से नेशनल वाटरवे 2 हमारा जो देखने को मिलेगा वो ऊपर देखने को मिलेगा, ब्रह्मपुत्र। तो ये 1 जो है 2 के साथ में यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो हम लोग इसी प्रकार से गुजरने वाले हैं और यहाँ से गुजरकर ढाका पहुँचेंगे और ढाका के बाद में ऊपर डिब्रूगढ़ तक पहुँचने वाले हैं। इस जहाज़ का जो रास्ता है वो एग्जैक्टली ये होगा। ठीक है, अब जितने भी हमारे वाटरवेज होते हैं, पानी का रास्ता होता है ना, इनको मैनेज करने के लिए हमारे पास में प्रॉपरली अथॉरिटी होती है। तो ध्यान रखना, प्रीलिम्स में आपसे सवाल बन सकता है। तो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती क्या है समझते हैं। देखो, ये जो बॉडी है ये एग्जिस्टेंस में आती है, यानी वर्किंग में आती है 27 अक्टूबर 1986 से। इसका काम है जितने भी हमारे वाटरवेज है जिसको हम लोग जहाज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, जो वो वाला रास्ता है उसका डेवलपमेंट करना, उसका रेगुलेशन करना, वो सारा काम इसके पास में होता है। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। बाकी इसके कुछ रीजनल ऑफिस भी देखने को मिलते हैं छोटे छोटे। ध्यान रखना, डायरेक्टली प्रीलिम्स में सवाल बनता है हेडक्वार्टर को लेकर। तो इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है और छोटे छोटे ऑफिस कहाँ पर है, बिहार के पटना में है, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में, असम के गुवाहाटी में और केरला के कोची में भी इसके ऑफिस देखने को मिल जाते हैं। और भी कुछ छोटे छोटे सब ऑफिस हैं पूरे इंडिया भर में। क्लियर हो गई बात, मजा आ गया।
चलो ध्यान से सुनते हुए चलना, क्योंकि लास्ट में आपको टेस्ट देना है, तो ध्यान से बिल्कुल सुनना और मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। जितने लोग लाइव देख रहे हो ना यार, आप एक एक लाइक का बटन प्रेस कर दोगे तो अपना टारगेट ऐसे ही अचीव हो जाएगा, ठीक है ना। 2000 तक का हमारा टारगेट है, 2000 लाइक्स को आपने पहुंचाना है और ऊपर लेकर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, आज का सेकंड आर्टिकल। ये बेसिकली यहाँ पर पीआईबी से लिया गया है। देखो आज का वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि आज एडिटोरियल भी है। वीडियो के लास्ट मैंने एडिटोरियल भी लगा दिया ताकि आप इस वीडियो से ज़्यादा चीज़ें निचोड़ कर पढ़ सको, ठीक है ना। तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लग रही है, तो आप लोग भी इसको बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसको पूरी तरह से यूज़ करो, भरपूर मात्रा में इस वीडियो का इस्तेमाल करो, इसका पीडीएफ का इस्तेमाल करो, क्योंकि ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो आपको पेड कोर्सेज के अंदर मिलते हैं ना अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। चलो पीआईबी का आर्टिकल है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन की साइट से यहाँ पर ये आर्टिकल रिलीज किया गया है। क्या बोला गया, जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, और तो इस बॉडी के जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं जिनका नाम है श्री भारत लाल, इन्होंने बोला है कि जो हमारी सरकार है वो मिशन मोड में है। सरकार का काम यह है कि जितने भी सेंट्रल स्कीम्स है, जो भी केंद्र सरकार की स्कीम है, इसको हम लोग पूरी तरह से कवर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। ये बातें यहाँ पर आप कह सकते हो इनके डायरेक्टर के थ्रू बोली गई है। तो हाल ही में जो डायरेक्टर जनरल हैं नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के, इन्होंने ये बातें बोली है कि सरकार मिशन मोड में है और यहाँ पे जितनी भी हमारी केंद्र सरकार की स्कीम्स है, सेंट्रल स्कीम्स हैं, इनको पूरी तरह से हम यूज़ करने के लिए चला रहे हैं। पूरी तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि इन स्कीम्स को अच्छी तरीके से लागू किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे बेनिफिट्स मिल सकें, हर एक कॉमन मैन के पास में यहाँ पर बेनिफिट्स मिल पाएँ इस पर्टिकुलर स्कीम के। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। तो ये तो हो गया हमारा आर्टिकल, लेकिन चर्चा में क्या आया है, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। ये बॉडी इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर मेंस में सवाल बन चुका है, तो आपको इस बॉडी के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए डायरेक्टली आपके काम का है ये। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस होता क्या, क्योंकि इन्हीं के डायरेक्टर जनरल ने ये सारी बातें बोली हैं। तो आर्टिकल में एकमात्र चीज़ निकल कर आती है जो एग्जामिनेशन के लिए पढ़नी है, वो है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। ये बेसिकली एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। कौन से डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, ध्यान रखना, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। फिर से बोल रहा हूं, ऐसे सवाल डायरेक्ट बनते हैं। तो ये बॉडी कौन से डिपार्टमेंट के अंदर में आती है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है। अब इसका काम क्या है, इसका काम है यहाँ पर जो भी हमारा जो गवर्नेंस है, जो भी यहाँ पर सरकार का शासन है पूरा, उसके अंदर कुछ चेंजेस करना है, नई नई स्टडीज़ करने के बाद में उनके अंदर बदलाव करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके, ठीक है। इसका यहाँ पर काम है कि रेलिवेंट कुछ रिसर्च करना, केस स्टडीज़ को तैयार करना, लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, जो सिविल सर्वेंट्स के लिए ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं उसको लेकर चलना, है ना। तो ये सारा काम है। साथ ही साथ में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाने का काम करता है, जहाँ पर ढेर सारी जो नॉलेज है उस ज्ञान को यहाँ पर शेयर किया जाता है। आपस में यहाँ पर ये लोग शेयर करते हैं, नए नए आइडियाज़ को डेवलप करते हैं कि कैसे यहाँ पर सरकार और बेहतर तरीके से स्कीम्स को इंप्लीमेंट कर सकती है नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो पूरी बॉडी है, ये ध्यान रखना है, ये बॉडी यानी कि मैंने आपको बताया किसका नाम, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। इसका काम क्या है, इस बॉडी को गवर्न कौन करता है, काम तो आपने समझ लिया, गवर्न कौन करता है। इसको गवर्न करने के लिए यहाँ पे एक बॉडी है, तो इसको गवर्न करने के लिए, इसको देखने के लिए भी इसके ऊपर एक गवर्निंग बॉडी है, और वो कौन से चेयरमैनशिप के अंडर में आती है, कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर में। तो आपसे बन सकता है क्वेश्चन, जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं ना, इन्हीं के अंडर, इन्हीं के चेयरमैनशिप के अंडर में इस पर्टिकुलर बॉडी को, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस को हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको गवर्न करते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो गुड गवर्नेंस क्या है यह आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है। तो गुड गवर्नेंस आप समझ गए होंगे, जो सुशासन होता है इसको हम लोग गुड गवर्नेंस अब बोलते हैं। तो इसका काम क्या है कि जैसे कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि सरकार एक अच्छा बजट लेकर आए, अच्छा प्रबंध कर सके, कानून का शासन हो गया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं, तो वो हमारा गुड गवर्नेंस के अंदर में आता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगेन यहाँ पे पीआईबी से ही लिया है, और पीआईबी के अंदर ही नहीं, केवल पीआईबी के साथ साथ ढेर सारे आप देख पाओगे आर्टिकल ने इसके बारे में चर्चा की है। तो परशुराम कुंड फेस्टिवल के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी क्या किया है, परशुराम कुंड फेस्टिवल के कुछ ग्लिम्स, कुछ यहाँ पर पिक्चर्स शेयर किए हैं, ऐसा यहाँ पर आप कह सकते हो। तो हमारे पीएम ने ट्विटर पर भी जिक्र किया है परशुराम कुंड फेस्टिवल के बारे में। तो परशुराम कुंड फेस्टिवल चर्चा में है, अरुणाचल प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, तो आपको इसके बारे में सारी बातें पता होनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश को पहले हम लोग मैप में देखते हैं। देखो जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, बहुत खूबसूरत हिस्सा है, बहुत खूबसूरत पार्ट है इंडिया का। मैं भी चाहता हूँ यार एक बार नॉर्थ ईस्ट इंडिया को घूमना, सच्ची। अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन आपको ऊपर दिखाई देगा, है ना। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जब आप लोग देखोगे, वैसे इसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ये चाइना है, चाइना भी नहीं है, ये तिब्बत वाला रीजन है जिसको यहाँ पे चाइना ने कब्जा रखा है। नीचे आपको यहाँ पर यह असम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई। और बराबर में इसके म्यांमार है, ये इसके बॉर्डर शेयरिंग एरियाज हो गए। बाकी अरुणाचल प्रदेश का मैप जब आप इसको थोड़ा डिटेल से देखोगे,
डिस्ट्रिक्ट वाइज देखोगे तो यहाँ पर तवांग वाला रीजन आता है, आपको पता है, जहाँ पर इंडिया चाइना के बीच में डिस्प्यूट रहता है। उसके साथ साथ यहाँ पे जब आप इन पूरे एरियाज़ को देख रहे होंगे तो यहाँ पर तेजू दिखेगा। तेजू क्या, लोहित डिस्ट्रिक्ट। ये क्या, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, ये लोहित डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, ठीक है ना, ये वाला डिस्ट्रिक्ट लोहित डिस्ट्रिक्ट होता है। तो इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में परशुराम कुंड है, ठीक है ना। तो परशुराम कुंड जो है ना, इसी फेस्टिवल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लोग यहाँ पे नहाने जाते हैं, क्या है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो न्यूज़ क्या है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने इन्फॉर्म किया है परशुराम कुंड फेस्टिवल के बारे में, और इस फेस्टिवल का सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 12 से 16 जनवरी तक यहाँ पर ये पूरा सेलिब्रेशन चलेगा इस पूरे त्यौहार का। परशुराम कुंड फेस्टिवल मैंने आपको बताया, आप कह सकते हो कि हिंदू की एक बहुत ज़्यादा पवित्र स्थान देखने को मिलेगा, एक पवित्र स्थल देखने को मिलेगा, है ना, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, ब्रह्मपुत्रा प्लेट्यू पर। और ये जगह कहाँ पर है, ये बेसिकली लोहित रिवर के पास में आपको देखने को मिलेगी। अभी मैंने आपको बताया अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है लोहित डिस्ट्रिक्ट, है ना। लोहित डिस्ट्रिक्ट के अंदर तेजू आपको देखने को मिलेगा। तेजू के 21 किलोमीटर नदन साइड में आप देखोगे तो वहाँ पे लोहित रिवर बहेगी, ठीक है ना, लोहित नदी। लोहित रिवर के बारे में यूपीएससी सवाल पूछ चुका है कि लोहित रिवर कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है, तो आपको पता होगा ब्रह्मपुत्रा की ही ट्रिब्यूटरी है लोहित रिवर, ठीक है। तो जो लोहित रिवर है ये सहायक नदी है ब्रह्मपुत्रा की। तो लोहित रिवर पर ही यहाँ पर आपको ये परशुराम कुंड देखने को मिलता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी डिवोटीज़ हैं, जो भी यहाँ पे श्रद्धालु हैं और बहुत सारे जो साधु हैं, वो सब यहाँ पर जाते हैं और नहाते हैं, यहाँ पर इस कुंड के अंदर स्नान करते हैं। यह मकर संक्रांति के ओकेजन पर पूरा का पूरा फेस्टिवल मनाया जाता है। इवन यहाँ पे हम इसको नॉर्थ ईस्ट का कुंभ भी बोलते हैं, ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है नॉर्थ ईस्ट का कुंभ क्या कहलाता है। तो नॉर्थ ईस्ट का कुंभ बेसिकली परशुराम कुंड फेस्टिवल कहलाता है, ठीक है। जैसे कुंभ का मेला लगता है ना, वैसे आपको यहाँ पर परशुराम कुंड फेस्टिवल देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में यहाँ पर ये मेन जगह है, ठीक है। इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है, तो बेसिकली ये जो जगह है ना, ये डेडिकेट करी गई है हमारे जो भगवान परशुराम हैं इनको यहाँ पे जगह डेडिकेट करी गई है, और एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर फेस्टिवल है। और ये फेस्टिवल इतना पॉपुलर है कि मतलब आप कह सकते हो कि ना केवल इंडिया से, इंडिया के आसपास जो देश हैं जैसे नेपाल है, नेपाल से भी कई सारे जो लोग हैं ना, वो इस जगह पर आते हैं स्नान करने के लिए इस मकर संक्रांति के टाइम पे, यानी कि 12 से 16 जनवरी के बीच में, ठीक है ना। इंडिया से पूरे यहाँ पर देश भर से तो लोग जाते हैं वहाँ पे, साथ ही साथ में नेपाल से भी जाते हैं, और खासकर मणिपुर, असम से भी काफ़ी सारे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर में स्नान करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये प्रोजेक्ट है ना, परशुराम कुंड को लेकर, परशुराम कुंड के डेवलपमेंट को लेकर एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, और इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे प्रसाद स्कीम के अंदर कवर किया गया है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे आप लोग ध्यान में रख सकते हो। बाकी परशुराम कुंड आपको इस प्रकार से ये देखने को मिलेगा। कई सारी सीढ़ियाँ जो है उतर कर आना पड़ता है नीचे स्नान करने के लिए, कई सारी सीढ़ियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो एक सैक्रेड प्लेस है, एक बहुत ज़्यादा पवित्र जगह है, जो कि यहाँ पे भगवद गीता के अंदर भी इसके बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे भगवान परशुराम का त्रिशूल है ना, जिस वजह से यहाँ पर हम लोग इस जगह को जानते हैं। अब होता यहाँ पर यह है ना कि इसके पीछे एक और बहुत बड़ा इतिहास है, पूरी यहाँ पर आपको हिस्ट्री देखने को मिलती है, तो उसको यहाँ पे आप स्किप कर सकते हो। अभी यहाँ पर जितनी बातें हैं उतना पढ़ सकते हो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो चीज़ें मैंने आपको डायरेक्टली बताई हैं। ये जगह के बारे में आपने समझ लिया है, और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपने समझ लिए हैं, और क्वेश्चन कोई बनेगा तो आप आराम से उसको हैंडल कर पाओगे, और करना कैसे क्वेश्चन हैंडल वो आपको वीडियो के अंत में भी पता चलेगा। अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का है। क्या बात करता है, गवर्नमेंट टू डिसबैंड टेलीकॉम बॉडी डीसीसी, फाइनेंस मिनिस्टर डीओई टू स्टेप इन। आर्टिकल क्या बोलता है, जो हमारी सरकार है ना, वो टेलीकम्युनिकेशन की एक बॉडी है हमारे पास में, डीसीसी। अब डीसीसी की फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब है डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन। इस बॉडी को हमारी सरकार ने कर दिया है ख़त्म, सरकार इस बॉडी को ख़त्म कर रही है, और इसकी जगह एक नई बॉडी आ रही है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। मतलब ये बॉडी हमारी पुरानी है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को काम सौंपा जाएगा डीसीसी का। इस वजह से यहाँ पर ये जो बॉडी है न्यूज़ में, तो आपसे अगेन प्रीलिम्स के अंदर ये पूछा जा सकता है। आपने आर्टिकल देख लिया, अब थोड़ा इसको डिटेल से लेकर चलते हैं। न्यूज़ क्या है, हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सरकार ने डिसाइड किया कि जो एक टेलीकॉम बॉडी है डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन, हम इसको कर देंगे ख़त्म, और इसका जो मेन काम है, जो बजट को लेकर ये डिसीजन वगैरह लेता था, वो सारा काम हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास में चला जाएगा। तो डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन है क्या, इसको समझ लेते हैं। ये एक ऐसी बॉडी है जिसको हमारी सरकार ने बनाया था 1989 में। ध्यान रखना, जब भी आप बॉडी पढ़ते हो ना, तो उस बॉडी के अंदर अगर लिखा हुआ है कि वो स्टैचुरी बॉडी है, तो समझ जाना वो आपने पढ़ना है। वहाँ पे लिखा होगा कि वो स्टैचुरी बॉडी है। अगर नहीं लिखा है और आपसे सवाल में पूछ लिया जाए कि वो स्टैचुरी बॉडी है, तो तुम मना कर देना, क्योंकि वहाँ पे आपने पढ़ा ही नहीं है। जहाँ पे आपने पढ़ा है कि हाँ स्टैचुरी बॉडी है, तो वो सही है, लेकिन जहाँ पे आपने पढ़ा ही नहीं है कि स्टैचुरी बॉडी है, तो कोई भी सवाल आए उसमें आप लोग सही नहीं लगा सकते। ध्यान रखना, वहाँ पे अगर स्टैचुरी बॉडी लिखी हुई है तो उसको रॉन्ग ही करके आना है।
तो डिजिटल, जैसे यहाँ पर डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कोई स्टैच्यूटरी नाम नहीं लिखा है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखना इसके बारे में, जहाँ पे लिखा होता है वहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो बात क्लियर हो गई। इसको हमने सेटअप किया, हमारी सरकार ने इसको बेसिकली सेटअप किया, किसी एक्ट के माध्यम से नहीं आया, इस वजह से स्टैच्यूटरी बॉडी ये है भी नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है, यानी कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में ये पर्टिकुलर बॉडी आती है। इसके मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एक चेयरमैन देखने को मिलेंगे, चेयरमैन के साथ में 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे 4 फुल टाइम मेंबर्स के बाद में 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, जो कि कभी कभी के लिए यहाँ पे काम करते हैं। बाकी जो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखने को मिलेंगे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन वाली बॉडी में, वही यहाँ पर डिजिटल कम्युनिकेशन के चेयरमैन भी होते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन क्या हो गया, कमीशन इसके बारे में आपने समझ लिया, कौन चेयरमैन होता है वो आपने समझ लिया, है ना। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कौन से पार्ट टाइम कौन से फुल टाइम मेंबर्स होते हैं वो आपने समझ लिया। इसका मेजर फंक्शन क्या था, इसका मेजर फंक्शन था जो भी हमारा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, दूरसंचार विभाग आपको देखने को मिलेगा ना, इसको रेगुलेट करने का काम था। कोई नई पॉलिसी आ रही है, नीति आ रही है, तो उसको लेकर आने का काम था यहाँ पर इस पूरे डिपार्टमेंट का, यानी जो पूरा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, इसका पूरा बजट कितना जाना है, कितना पैसा हमने इस पर खर्च करना है, वो सारा बजट वगैरह तैयार करने का काम इस डिजिटल कम्युनिकेशन मिशन का था, सॉरी कमीशन का था। बट अभी यहाँ पर इसको ख़त्म किया जा रहा है, तो इसकी जगह ये जो सारा काम है, बजट का डिसीजन हो गया या जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो गया, वो सारा का सारा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अपनी साइड से देखेगा। बात क्लियर हो गई। तो छोटा सा आर्टिकल था, कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स भी, वो भी मैं आपको साथ ही साथ कवर करवाता हुआ चल रहा हूँ, ताकि आपका कुछ भी ना छूटे। कोई भी एग्जामिनेशन में सवाल है, कहीं से भी निकल कर आ जाए, आप ऐसा ना हो कि उससे वाकिफ ना हो, ठीक है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का, यहाँ पे बेसिकली साइंस एंड टेक्स आप इसको रिलेट कर पाओगे, यहाँ पर हम लोग इसको जीएस पेपर नंबर 3 में लिंक कर पाएंगे। इसको वैसे द हिंदू में भी कवर किया गया है, इंडियन एक्सप्रेस में भी कवर किया गया है, और डाउन टू अर्थ के अंदर भी आर्टिकल देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, कुछ जानवर आपको देखने को मिलते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये आपको मेंढक दिख रहा होगा, इसको ग्लास फ्रॉग के नाम से जानते हैं, ग्लास फ्रॉग, ठीक है ना। तो आर्टिकल की हेडिंग ही ग्लास फ्रॉग थी, क्या ग्लास मतलब जो शीशा होता है, तो उस प्रकार का ये मेंढक नजर आएगा। इस मेंढक की पिक्चर नीचे से क्लिक की गई है, तो पूरा ट्रांसपेरेंट है, आप इसके अंदर का सब कुछ देख सकते हो, है ना। तो ये यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है। तो ये रीजन क्या इसके पीछे का, वो यहाँ पे साइंटिस्ट ने बताया है कि आखिरकार ट्रांसपेरेंट क्यों है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है ये। बाकी अगर हम लोग बात करें, जो ये ग्लास फ्रॉग है ना, ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे, अमेरिका के अंदर देखने को मिलेंगे। एक नॉक्टर्नल एम्फीबियन है, यानी कि ये दिन भर सोते हैं, रात भर यहाँ पर जागते हैं। इनका कलर ट्रांसपेरेंट सा है, जहाँ पर बैठ जाएं उसके आर पार दिखने लगेगा, तो ये ज़्यादा आप इसको पहचान नहीं सकते हो। अगर मान लो कोई पत्ता है ना, मैं आपको एक पिक्चर ही दिखाता हूँ, ये आपको यहाँ पर एक सेकंड जाओ, ये पिक्चर दिखेगा। वैसे तो आप अगर अचानक से देखोगे तो नहीं पता चलेगा, वैसे ये पत्ता, ये ट्रांसपेरेंट है ना, तो ये पत्ता है और इसके ऊपर ये मेंढक बैठ गया है, तो उसके आर पार दिखाई पड़ रहा है, तो यानी कि वही कलर इसके ऊपर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। तो इसका जहाँ पर भी बैठ जाता है ना, उसी का कलर यहाँ पर इसके अंदर दिखाई पड़ता है। तो आप ऐसा कह सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसपेरेंट है तो वही चीज़ होगा, तो हम उसको पहचान नहीं पाते, पहचानने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, आप ऐसा कह सकते हो। अब हरा कलर का होता है, वैसे इसका ट्रांसपेरेंट जो कलर देख रहे हो ये भी थोड़ा हरा कलर का है, अगर ये पत्ते पे बैठ जाए तो यहाँ पर दिखने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसकी ट्रांसपेरेंट सी स्किन है, आपने देखा, और इसकी स्किन के अंदर आप इसके मसल्स वगैरह वो सब देख सकते हो। उसको हम लोग ग्लास फ्रॉग्स के नाम से जानते हैं। तो हाल ही में यहाँ पर एक रिसर्च किया जाता है। रिसर्च ये है कि हम पता लगाते हैं कि आखिरकार भैया कारण क्या है इसके ट्रांसपेरेंसी के पीछे का। देखो, ऐसा नहीं है कि जानवर ट्रांसपेरेंट नहीं होते, कई सारे आपको ऐसे जानवर देखने को मिलेंगे जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, वर्टिब्रेट्स में जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, अगर हम उनकी बात करें तो यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है वो देखने को मिलती है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। जैसे मेंढक जैसे जानवर के अंदर ट्रांसपेरेंसी होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके पास में एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि जो इनके शरीर के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं, वो जो आरबीसी है ना, उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो यहाँ पे वो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, ठीक है। रेड ब्लड सेल बॉडी के अंदर होता है ना, जब वो लाइट उसके ऊपर पड़ती है और ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है ना, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी दौड़ रहा है। अब क्या होगा, ऊपर से लाइट पड़ रही है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखेगी, है ना, कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखती है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ऐसे हमारे पास में कुछ जानवर हैं, जैसे आइस फिश। तो आपसे पूछा जाए आइस फिश क्या है, या फिर एक है लार्वल ईल। लार्वल ईल आपको ये दिख रहा होगा, लार्वल ईल पूरी तरह से यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट है। तो आपसे पूछा जाए ना कि ट्रांसपेरेंट वाले जानवर कौन से हैं, और ऑप्शन में दे दिया जाए तो ध्यान रखना, आइस फिश भी ट्रांसपेरेंट है, लार्वल ईल भी ट्रांसपेरेंट है, और अब ग्लास फ्रॉग एक नया नाम न्यूज़ में आ चुका है, वो भी ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, ये आइस फिश और लार्वल ईल ट्रांसपेरेंट क्यों है? क्योंकि ये लोग ज़्यादा रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस नहीं करते, ज़्यादा रेड ब्लड सेल यहाँ पर ये लोग प्रोड्यूस ही नहीं करते। रेड ब्लड सेल होगा नहीं बॉडी के अंदर में, तो लाइट के कांटेक्ट में वो आएगा नहीं, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, ठीक है ना।
ये बात ध्यान में रखनी है। लेकिन जो ग्लास फ्रॉग्स होते हैं इनके अंदर आपको थोड़ा बहुत रेड ब्लड सेल देखने को मिलेगा। लेकिन जब ये रेस्ट कर रहे होते हैं ना, ये जो मेंढक हैं जब एक जगह बैठे हुए होते हैं, एक जगह आराम से बैठे हुए हैं, तो इनका जो 90% रेड ब्लड सेल होता है वो यहाँ पर सर्कुलेशन से हटकर वो सब पैक हो जाता है लीवर में। ठीक है, अब वो सारा का सारा ब्लड जो है वो लीवर के अंदर पैक हो गया तो ये ट्रांसपेरेंट दिखने लगते हैं। यानी कि अगर मेंढक एक जगह ये बैठा रहे तो ये ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसका सारा जो रेड बीसीज या रेड ब्लड सेल्स आपको देखने को मिलते हैं वो सब लीवर के अंदर पैक हो जाते हैं। लेकिन जब ये एक्टिव होगा, दोबारा कूदने काटने लगेगा, तो इससे यहाँ पर क्या होगा, जो रेड ब्लड सेल्स है ना वो वापस इसके ब्लड में पहुँच जाएंगे और एक्टिव हो जाएंगे। और वो जब लाइट मतलब वो जो आरबीसीज हैं वो जब लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी। अगेन यहाँ पर इसका जो पूरा शरीर है, जो स्किन है वो दिखाई देने लगेगी, क्योंकि वो जो स्किन है, वो जो खाल है वो फिर दिखने लगेगी। आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो चुकी है। तो आरबीसीज का यहाँ पे काफ़ी बड़ा रोल है, क्योंकि ये ईल और आइस फिश आरबीसीज को प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं, रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट रहते हैं। बट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया क्या है कॉन्सेप्ट, जब ये आराम करता है तो ट्रांसपेरेंट दिखता है, जब इधर उधर भागता है तो आरबीसीज वापस इसके ब्लड में पहुँचता है और एब्जॉर्प्शन के बाद में इसकी ट्रांसपेरेंसी भी खत्म हो जाती है। तो ये यहाँ पर एक नई रिसर्च है जिसकी वजह से ये चर्चा में आया हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल, ये भी बेसिकली साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको द हिंदू के वीडियो में आज से 2-4 दिन पहले ही बता दिया था, याद होगा, इसके ऊपर एक थंबनेल भी बनाया था ड्वार्फ बोआ के बारे में, जिसको हम लोग बौना बोआ के नाम से जानते हैं। तो अभी सांप की एक प्रजाति है बेसिकली बोआ, है ना, बहुत खतरनाक है, बहुत बड़े बड़े साइज़ के सांप होते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर क्या हुआ है कि इसी प्रजाति में एक छोटे साइज़ का सांप मिला है, कुछ इंच बड़ा ही यहाँ पर साइज़ आपको देखने को मिलेगा, छोटा सा। इसको हम लोग बोल रहे हैं न्यू ड्वार्फ बोआ। तो ये जो प्रजाति कहाँ पे पाई गई है, इक्वाडोर के अंदर में। इक्वाडोर जो कि बेसिकली साउथ अमेरिकन कंट्री है, वहाँ पर ये जो ड्वार्फ बोआ है वो पाया गया है। तो साइंटिस्ट ने ड्वार्फ बोआ नाम का जो सांप है ये अभी खोजा है कहाँ पर, इक्वाडोर के अंदर में। ध्यान रखना इक्वाडोर कहाँ पर है, अगर आप इसको देखोगे तो ये पूरे साउथ अमेरिका का मैप हुआ। साउथ अमेरिका में जो सबसे बड़ा यहाँ पे कंट्री है वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील के पीछे आप देखोगे पेरू, और पेरू के जस्ट ऊपर यहाँ पे इक्वाडोर नजर आएगा। तो यहीं पर ये ड्वार्फ बोआ पाया गया है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ड्वार्फ बोआ कौन से परिवार से बिलोंग करता है, ट्रोपिडोफिडे फैमिली से बिलोंग करता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इक्वाडोर के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाया जाता है। इसका जो कलर वगैरह वो बताया गया है, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। बस खाली इतना ध्यान रखना, अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि सर जो ड्वार्फ बोआ है ये रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है, स्नेक की प्रजाति है या क्या है, ये क्या है, तो बस पूछा जाए तो ध्यान रखना, हाँ स्नेक की कैटेगरी का ही यहाँ पर ये ड्वार्फ बोआ नज़र आता है। बाकी यहाँ पर आपको बताऊंगा एक और स्नेक चर्चा में है, और ये काफ़ी चर्चा में था तो मैंने उसको भी लगा दिया, क्योंकि 15 दिन पहले यानी 1 जनवरी को मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था। जो सबसे ज़्यादा जहरीले सांप होते हैं ना, उसमें टॉप 1 पे रखा गया है इनलैंड ताइपन को। इनलैंड ताइपन ये वाला जो सांप है ये सबसे ज़्यादा जहरीला है। इसी के बेसिस पर थंबनेल भी लगाया गया है। सेंट्रल ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर पाया गया है, तो पाया जाता है वैसे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जहरीला सांप आपको यही देखने को मिलेगा, मोस्ट विनोमस स्नेक इनलैंड टाइपन। ये रिसेंटली न्यूज़ में था, ध्यान रखना, क्योंकि इसको मोस्ट विनोमस सांप की कैटेगरी में टॉप 1 पे रखा गया था इस वजह से। तो ये नाम भी ध्यान रखना, क्योंकि सांप की बात कर रहे हैं तो ये आर्टिकल थोड़े दिनों पहले का था, इस वजह से मैंने आपको यहीं पर बता दिया इसके बारे में। अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगेन पीआईबी की न्यूज़ है और इंपॉर्टेंट है। क्या बात करता है ये, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बारे में। तो एनएचए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने क्या किया है, एक नया सिस्टम यहाँ पर ये लेकर आ चुके हैं, एक नया सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। वो नया सिस्टम क्या करेगा, जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जो अस्पताल है ना, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको देखेगा, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करेगा। एक स्कीम के अंडर में ये सारा काम किया जाएगा। उस स्कीम का नाम है आयुष्मान भारत PMJAY स्कीम, ये ध्यान रखना, यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम। ठीक है, योजना बोल रहे स्कीम बोल लो। बात क्लियर हो गई। चलो अब थोड़ा न्यूज़ पहले हम पढ़ते हैं आगे की कहानी को देखने के लिए। तो जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, इन्होंने क्या किया, एक नया सिस्टम लेकर आ गए। नए सिस्टम में क्या होगा कि जो हॉस्पिटल की परफॉर्मेंस होगी उसको हम लोग मेजर करेंगे कि हॉस्पिटल कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इस नए सिस्टम का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि आज के समय पर हम क्या करते हैं, हम लोग हॉस्पिटल की जो परफॉर्मेंस देखते हैं ना, वो वॉल्यूम ऑफ सर्विस है, यानी हॉस्पिटल ने कितनी ज़्यादा सर्विस दी है, कितने ज़्यादा लोगों का ट्रीटमेंट किया है, वो देख रहे हैं हम लोग। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब हम देखेंगे वैल्यू ऑफ हेल्थ केयर सर्विस, किस प्रकार की सर्विस दी है, क्वालिटी मैटर करती है, वो चीज़ यहाँ पे अब थोड़ा सा ज़्यादा उसके ऊपर जोर दिया जाएगा। तो जो नया इनिशिएटिव है ना, इसके अंदर वैल्यू बेस्ड केयर का कॉन्सेप्ट लेकर आ चुके हैं। यहाँ पे जितना भी पेमेंट मतलब पेमेंट वगैरह दिया जाएगा, वो बेसिकली दिया जाएगा
हॉस्पिटल के क्वालिटी सर्विसेज के बेसिस पर कि हॉस्पिटल किस प्रकार से क्वालिटी प्रोवाइड करवा रहा है। जितने भी यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे ना, इनको हम अवार्ड भी देंगे, उनको अलग अलग रिवॉर्ड दिया जाएगा अगर वो क्वालिटी का ट्रीटमेंट डिलीवर करते हैं। तो ये नहीं मैटर करता उन्होंने क्वांटिटी में डिलीवर किया है, क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी, क्वालिटी मैटर करेगी। ऐसा यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर रखा गया है, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे आपने ध्यान में रखनी है, इसी वजह से ये चर्चा में है। तो इनका पूरा का पूरा यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो परफॉर्मेंस है वो मेजर किया जाएगा। 5 चीज़ों को देखकर परफॉर्मेंस मेजर करने वाले हैं और 5 चीज़ों के अंदर क्वालिटी ही देखी जाएगी। क्या? सेटिस्फैक्शन। दूसरा, हॉस्पिटल के अंदर रीएडमिशन रेट कितना है ना, लोगों ने वापस से यहाँ पर आप कह सकते हो रीएडमिट किया है। दूसरा मतलब लोग वहाँ पर हॉस्पिटल में वापस से आ रहे हैं। देन उसके बाद में पॉकेट एक्सपेंडिचर कितना है। फिर उसके बाद में कन्फर्म्ड ग्रीवेंसेस, ठीक है, लोग की जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देना। फिर उसके बाद में जो पेशेंट की हेल्थ का इंप्रूवमेंट है वो कैसा हो रहा है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी इंप्रूव हो रही है। तो ये 5 बेसिकली आप कह सकते हो इंडिकेटर्स हैं या 5 चीज़ें हैं जिसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल्स को जो इनका परफॉर्मेंस है वो मेजर कर कर बताएंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ चुका है, तो नया कॉन्सेप्ट तो आपने समझ लिया। अब इसके पीछे का एक और डेटा आपने समझना है जो कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, वो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, क्योंकि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने ही ये सारी की सारी चीज़ें जारी की हैं। ठीक है, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अपने आप में एक उच्च लेवल की बॉडी है हेल्थ के मामले में। ठीक है, ध्यान रखना। अभी हम लोग बात करें तो इससे पहले मतलब कि ये जो बॉडी है ना, ये सक्सेसर है नेशनल हेल्थ एजेंसी की, यानी कि नेशनल हेल्थ एजेंसी की उत्तराधिकारी ये बॉडी देखने को मिल जाती है। आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। तो नेशनल हेल्थ एजेंसी पहले हमारे पास में ये बॉडी देखने को मिला करती थी 2018 के अंदर में, बट क्या हुआ, बाद में नेशनल हेल्थ एजेंसी को हमने वापस से रिकॉन्स्टिट्यूट किया, लेकिन नाम बदल दिया, इसका हमने नाम लग दिया नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी आज के समय में हमारे पास में देखने को मिलती है। ये एक ऐसी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि ये बॉडी कौन सी मिनिस्ट्री में होती है, तो इस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है। बाकी इसको गवर्न कौन करता है, इसको देखने के लिए अगेन एक गवर्निंग बॉडी है हमारे पास, पूरा का पूरा एक बोर्ड बनाया गया है, वही बोर्ड यहाँ पर इसका ध्यान रखता है। लेकिन उस बोर्ड को चेयर कौन करता है, यानी उस बोर्ड का मालिक कौन है, या फिर उस बोर्ड के अंदर आप कह सकते हो जो एक लीडर है वो कौन है, तो वो हमारे होते हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। वही बेसिकली इस बोर्ड को चेयर करते हैं और इस बोर्ड का काम है हमारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का अच्छे से ध्यान रखना। और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। अब ये जो बॉडी है ना, इसको एक तरीके से और हेड किया जाता है। ये तो गवर्न की बात हो गई। अब हेड की बात करें तो यहाँ पर इसको हेड किया जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के थ्रू। सीईओ जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के थ्रू यहाँ पे हेड किया जाता है। अब ये कौन होने चाहिए, ये बेसिकली एक ऑफिसर होने चाहिए सेक्रेटरी रैंक के। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में सेक्रेटरी रैंक के एक ऑफिसर होने चाहिए जो कि यहाँ पर इनके पास जिम्मेदारी होगी, वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर बॉडी के जो अफेयर्स हैं वो मैनेज करने का काम करेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब इनका काम क्या है कि जितनी भी स्कीम्स है उसको इंप्लीमेंट करना स्टेट लेवल पर, राज्य सरकार के लेवल पर, है ना। अब क्या होता है, ये लोग नेशनल हेल्थ बोर्ड, ये जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, इनका पूरा काम है इंडिया भर में जो हेल्थ है उसके ऊपर ध्यान देना। तो इनका काम है स्टेट लेवल पर भी इस स्कीम को इंप्लीमेंट करना। नाउ जब ये राज्य के लेवल पर इस स्कीम को इंप्लीमेंट करते हैं ना, तो उसके लिए एक अलग से बॉडी जाती है स्टेट हेल्थ एजेंसीज। स्टेट की अलग अलग हेल्थ एजेंसीज आपको देखने को मिलेंगी जिनको यहाँ पर सेटअप किया जाता है अलग अलग स्टेट्स के थ्रू, और वो यहाँ पर उसको हैंडल करती हैं। ठीक है, तो स्टेट के अलग हो गया, नेशनल के लिए अलग हो गया, वो हमने दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो अभी समझ लिया। क्या हो रहा है यार, आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो चुकी है। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो आगे आते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमने एयर से लिया है, ठीक है ना, ऑल इंडिया रेडियो से। ऑल इंडिया रेडियो के कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, आपने देखा होगा कई बार, जो भी आप टॉपर का इंटरव्यू देखते होंगे तो वो लोग ऑल इंडिया रेडियो को भी रिकमेंड करते हैं। तो ऑल इंडिया रेडियो पर एक अच्छा आर्टिकल आया जो कि आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। स्प्रिंट इनिशिएटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। एक नया इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है। तो हमारी जो इंडियन नेवी है, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन कर लिया है एक बोट के लिए। हम लोग एक बोट ले रहे हैं स्प्रिंट इनिशिएटिव के अंदर में। तो पूरा मामला क्या है इसको हम समझेंगे। यहाँ पर आपको ये बोट दिख रही होगी। तो न्यूज़ ये निकल कर आती है कि जो इंडियन नेवी है, इन्होंने हाल ही में एक अग्रीमेंट किया है। किसके साथ में? सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ में। तो एक प्राइवेट कंपनी है और इससे हम लोगों ने आर्म्ड ऑटोनोमस बोट लिया है। ठीक है ना, इसके अंदर काफ़ी सारे हथियार लगे हुए हैं। एक छोटी सी बोट आपको देखने को मिल रही है। तो ये सारा काम किया गया है स्प्रिंट इनिशिएटिव के अंडर में। तो ये स्प्रिंट स्कीम क्या है जिसके अंदर ये काम किया गया, समझते हैं। स्प्रिंट स्कीम बेसिकली एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसका काम है हम अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करेंगे। मतलब हमारे देश में देखो कई सारी डोमेस्टिक कंपनीज हैं, हमारे देश में अपनी खुद की कई सारी प्राइवेट कंपनीज देखने को मिलती हैं जो कि अलग अलग डिफेंस के मामले के आइटम्स बनाती हैं। तो उनके आइटम्स का डेवलपमेंट करना, उनको और ज़्यादा प्रमोट करना,
उसी के लिए यहाँ पर इस स्प्रिंट स्कीम को लेकर आया गया है। तो इस स्प्रिंट स्कीम का काम क्या है? इसका काम है कि बेसिकली जो भी हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो हमारी डोमेस्टिक कंपनी ने, हमारी देश की कंपनियों ने बनाया हुआ है, प्राइवेट कंपनीज ने बनाई हुई हैं, उनको आगे प्रमोट करना, उनको और आगे डेवलप करना। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका मकसद है स्प्रिंट का। बात क्लियर हो गई। बाकी यहाँ पर आप देखोगे इससे हम लोग आत्मनिर्भर भारत की तरफ और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये सब डोमेस्टिक कंपनीज़ ने बनाई हैं, तो उन कंपनीज़ को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। जो हमारी इंडियन नेवी है या हमारी जो भी आर्म फोर्सेस है वो इन चीज़ों को परचेज कर पाएंगी। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, फिर उसके बाद आत्मनिर्भर भारत को अचीव करने के लिए, यानी आत्मनिर्भर बनने के लिए हमने क्या किया है? डिफेंस के मामले में अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है ना, तो उसके लिए हम कुछ कर रहे हैं। जैसे हमारे पास में नेवल इनोवेशन और इंडिजीनियस ऑर्गेनाइजेशन है, NIIO, ठीक है, जो हमारी नेवी के लिए काम करती है। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो इस बॉडी ने मिलकर काम किया है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। इनका मकसद यह है कि हम लोग एटलीस्ट 75 नई अपनी खुद की टेक्नोलॉजीज़ हम लेकर आ सकें अपनी इंडियन नेवी में अगस्त 2023 तक। तो इस साल का जो अगस्त 2023 आने वाला है, तो तब तक हम लोग कुछ इस प्रकार की और भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ लेकर आएँ अपनी नेवी के पास में। ये हमारा टारगेट है, इससे हम और ज़्यादा आत्मनिर्भर बन पाएंगे। ठीक है ना? तो इस पर्टिकुलर स्कीम को किसने लॉन्च किया है? प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। आपसे पूछा जाए किस बॉडी ने लॉन्च किया है? किसी बॉडी ने लॉन्च नहीं किया है। इस स्प्रिंट इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है हमारे प्रधानमंत्री के थ्रू, जुलाई 2022 में, पिछले साल ही लॉन्च कर लिया गया था। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि हम अपने पूरे नेवी को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, नेवी को बदल देंगे। अभी यहाँ पर हमारी जो नेवी है वो एक बायर्स नेवी है, यानी कि हमारी नेवी क्या कर रही है? अलग अलग जगह से, अलग अलग देशों से जो अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट्स उनको परचेज कर रही है। तो वो जो इसका स्टेटस है ना, वो बदलकर हम इसको एक बिल्डर नेवी बना देंगे। यानी अब हमारी नेवी इस प्रकार के सामान को बनाया करेगी, उसको डेवलप करा करेगी। ठीक है ना? इंडिया आत्मनिर्भर बन पाएगा। ये बेसिकली इस स्प्रिंट इनिशिएटिव का मकसद है, जहाँ पे हम लोग अपने खुद के आइटम्स को, खुद के कंट्री के जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको सपोर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो इस आत्मनिर्भरता को अचीव करने के लिए जो नेवल इनोवेशन और इंडिजीनियस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। इसका मकसद है कि हम लोग नेवी में नए नए इनोवेशंस लेकर आएँ। तो ये नेवल इनोवेशन इंडिजीनियस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ध्यान से सुनना इसके बारे में। हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस NIIO को लॉन्च किया था अगस्त 2020 में। इसका मकसद है हम अपनी नेवी के अंदर में, अपने डिफेंस सेक्टर में नए नए इनोवेशंस करें, नए नए आविष्कार करें और नई नई टेक्नोलॉजीज़ को बनाएं और खुद सेल्फ डिपेंडेंट बने, खुद अपने ऊपर यानी आत्मनिर्भर बने, किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी ना रह जाए। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट पर्टिकुलर आर्टिकल पर आते हैं। नाउ फाइनली डाउन टू अर्थ भी आ चुका है। इतनी देर से मैं ढूंढ रहा था डाउन टू अर्थ का आर्टिकल कोई आया नहीं, तो डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है और इंपॉर्टेंट है। क्या बात करता है? अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में डिस्कशन किया गया है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर आपने देखा होगा लगातार काफ़ी बार पिछले टाइम में यहाँ पे चर्चा में है। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर वापस से न्यूज़ में आ चुका है। इस बुखार ने डरा रखा है सब लोगों को, खासकर मध्य प्रदेश के अंदर जो दमोह है ना, वहाँ पे 700 पिग्स को मार दिया गया है। 700 पिग्स को मार दिया गया है इस अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वजह से। तो यही यहाँ पर इसकी न्यूज़ है। न्यूज़ यहाँ पर क्या निकल कर आती है कि हाल ही में 700 पिग्स को मार दिया गया दमोह के अंदर में, यानी मध्य प्रदेश के अंदर में, ताकि अफ्रीकन स्वाइन फीवर को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि अफ्रीकन स्वाइन फीवर इन पिग्स के अंदर ही फैलता है। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर बेसिकली एक हाईली कॉन्टेगियस वायरल डिजीज़ है। ध्यान रखना, वायरल डिजीज़ यानी वायरस से होने वाली। तो अगर कहा जाए ये बैक्टीरियल डिजीज़ है या कोई और डिजीज़ है, तो नहीं, ध्यान रखना ये वायरल डिजीज़ है, यानी कि वायरस की वजह से होती है। ठीक है, तो जो एक वायरल डिजीज़ है जो कि हमारे जो पिग्स होते हैं ना, उनके अंदर यहाँ पर ये फैल जाती है और इसके अंदर खतरा इतना है कि मरने के चांसेस 100% है। 100% यहाँ पे मरने के चांसेस होते हैं जानवर के। ये जो वायरस है ना, ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? तो अस्फर वेराडाई फैमिली को यहाँ पर ये वायरस बिलोंग करता है। अब अगर यहाँ पर ये वायरस किसी जानवर को परेशान करता है, कोई जानवर इस वायरस के कांटेक्ट में आता है, तो इससे होता क्या है? उसकी स्किन डार्क होने लगेगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर होने लगती हैं उस जानवर को। अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है ना, ये अपने आप में ही यहाँ पर बुखार जो है इस जानवर को बहुत बुरी तरह से जकड़ लेता है और ये बुखार इंसान के अंदर भी आ सकता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कैसे, वो मैं आगे समझाऊंगा। मान लो एक व्यक्ति है जो कि यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए इन इन्फेक्टेड पिग्स के। अगर कोई पिग है जिसके अंदर ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर फैला हुआ है और अगर कोई व्यक्ति इनके कांटेक्ट में डायरेक्ट आ जाए या इनके मल के कांटेक्ट में आ जाए या इनके बॉडी का कोई फ्लूइड हो गया या यूरिन वगैरह हो गया उसके कांटेक्ट में आ जाए, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को भी यहाँ पर ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर हो सकता है। बट इसके कांटेक्ट में आना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, या मीट प्रोडक्ट्स को खाना इसके, तो मीट प्रोडक्ट्स को खाने से भी यहाँ पर ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर हो सकता है।
बाकी ये जो स्वाइन फीवर है ना, ये ज़्यादातर आपको सब सहारन अफ्रीकन में देखने को मिलेगा, यानी ये पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आप देखोगे तो ये जो पूरा ग्रीन वाला पोर्शन है ना, यही है सब सहारन अफ्रीकन, यहीं पर सबसे ज़्यादा अफ्रीकन स्वाइन फीवर पाया जाता है, ध्यान रखना। और इट इज़ नॉट नोन टू अफेक्ट ह्यूमन बींग्स, मतलब अफ्रीकन स्वाइन फीवर ना ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करता है, इस वजह से नहीं जाना जाता, मतलब इंसान को इससे बहुत बड़ा खतरा है इसलिए इसको नहीं हम जानते हैं। ध्यान रखना, इससे जानवर को ही सबसे बड़ा खतरा देखने को मिलता है, इंसान को इतना बड़ा खतरा नहीं रहता है इस अफ्रीकन स्वाइन फीवर से, इस वजह से हम लोग इसको बोलते हैं इट इज़ नॉट नोन टू अफेक्ट ह्यूमन बींग्स। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर बोला यह जाता है कि इस बुखार को ठीक करने के लिए, इस बीमारी को ठीक करने के लिए कोई भी हमारे पास में जो सोल्यूशन है वो अवेलेबल नहीं देखने को मिलेगा, है ना, कोई भी हमारे पास में अप्रूव वैक्सीन नहीं देखने को मिलेगी। तो इस वजह से इस बीमारी को रोकने का एकमात्र तरीका ये होता है उस जानवर को मार दिया जाए। इस वजह से यहाँ पर आप देखोगे 700 से ज़्यादा पिग्स को मार दिया गया मध्य प्रदेश के अंदर में, ताकि इसको हम कंट्रोल कर सकें। बात क्लियर हो गई नाउ। ये तो आपके हो गए छोटे छोटे जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो सब कवर हो गए। अब वीडियो का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, वो है एडिटोरियल। तो एडिटोरियल डिस्कशन हम मॉर्निंग वाले वीडियो में भी करेंगे एडिटोरियल, वो द हिंदू के होंगे। यहाँ पर मिक्स न्यूज़पेपर के होंगे, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन क्रॉनिकल, द हिंदू, जो भी यहाँ पे अच्छे आर्टिकल, द हिंदू के तो हम सुबह डिस्कस कर लेंगे, जो और अच्छे आर्टिकल्स होंगे उनका डिस्कशन यहाँ पर किया जाएगा। तो सबसे पहला एडिटोरियल बेहद इंपॉर्टेंट है, सेंटर वर्सेस यूनियन कंट्रोवर्सी चल गई है। आप केंद्र सरकार के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हो, कभी आप सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ करते हो, कभी यूनियन गवर्नमेंट यूज़ करते हो, तो कौन सा बेटर वर्ड है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी चर्चा में है। खबर क्या है, न्यूज़ क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। देखो तमिलनाडु की सरकार ने क्या किया, क्योंकि चर्चा में तमिलनाडु की वजह से ये पूरा का पूरा न्यूज़ आया है। तमिलनाडु की सरकार ने ये बोला कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्लेस करेंगे यूनियन गवर्नमेंट से, यूनियन गवर्नमेंट का इस्तेमाल करेंगे। इसी वजह से यूनियन वर्सेस सेंट्रल डिबेट स्टार्ट हो चुके। तो आप कहोगे एक ही तो है, हाँ बात एक ही है, लेकिन वर्ड को यूज़ करने से क्या डिफरेंस हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो वर्ड है इसको यूज़ करने से क्या फ़र्क पड़ रहा है और यूनियन का यूज़ करने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमारा संविधान क्या बोलता है इन वर्ड्स को लेकर, वो चीज़ यहाँ पर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया न्यूज़ क्या है, तमिलनाडु की वजह से चर्चा में आया। अब पहले हम समझते हैं कि आखिरकार ये जो यूनियन और सेंटर दोनों वर्ड है ना, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या है, संविधान के तौर पर इन टर्म का क्या महत्व है, इसको समझते हैं। देखो हमारे संविधान में कहीं पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट मेंशन नहीं है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ द टर्म सेंट्रल गवर्नमेंट इन आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में कहीं पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में कोई भी टर्म, कोई भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड लिखा हुआ नहीं देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, जो कि संविधान को बना रही थी, जिन्होंने काफ़ी समय लेकर संविधान को बनाया, उन्होंने कहीं पर भी सेंट्रल या सेंटर गवर्नमेंट का इस्तेमाल नहीं किया है, सेंटर या सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड का यूज़ नहीं किया है। हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं, उसके बाद में आप देख पाओगे 22 पार्ट्स हैं, 8 शेड्यूल हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी सेंटर या सेंट्रल वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पहली बात क्लियर हो गई। इसी वजह से तमिलनाडु भी ये बोल रहा है कि संविधान में सेंट्रल वर्ड का यूज़ कहीं नहीं हुआ है, हम यहाँ पर यूनियन का इस्तेमाल करेंगे। बाकी यहाँ पे संविधान के अंदर यूनियन का रेफरेंस कई सारी जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव पावर के साथ में यूनियन का रेफरेंस देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे बात आती है हमारे प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ में, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं ना, वो यहाँ पर क्या करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी एड और एडवाइस यानी बातचीत जो भी एडवाइस वगैरह वो देता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उसके हिसाब से यहाँ पे आगे चलते हैं। ये सब संविधान में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो रेफरेंस कहीं नहीं है, बट कहीं कहीं पर आपको यूनियन और स्टेट जो वर्ड है ये देखने को मिलेंगे। तो यूनियन का इस्तेमाल हुआ है संविधान में, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। अभी आगे मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल से समझाऊंगा इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इनका इंटेंट क्या था, इनका मकसद क्या था, मैं आपको समझाता हूँ। हमारे संविधान का जब आर्टिकल 1 देखोगे, आर्टिकल 1 क्लॉज 1 जो है ना हमारे संविधान का, वो क्या बोलता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। पूरे स्टेट्स का यहाँ पर पूरा का पूरा यूनियन देखने को मिलता है इंडिया। ये बात आर्टिकल 1 ने, क्लॉज 1 ने बोली है। 13 दिसंबर 1946 की बात है, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने इंट्रोड्यूस किया था, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको यहाँ पर लेकर आए। इनका कहना यहाँ पर यह था कि देखो इंडिया जो है ना वो यूनियन ऑफ टेरिटरीज़ है, यानी जो अलग अलग ज़मीन है उसको बेसिकली उसी का एक यूनियन है, उसी का यहाँ पर एक आपको पूरा का पूरा ग्रुप देखने को मिलेगा इंडिया। तो कोई भी अगर कोई भी एरिया, कोई भी कंट्री चाहता है इंडिया के साथ में ज्वाइन होना, बिल्कुल ज्वाइन हो सकता है, लेकिन ज्वाइन होने के बाद में अलग नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इसी वजह से यहाँ पर इसको क्या बोला, यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि हम लोगों ने यूनियन ऑफ टेरिटरीज यहाँ पर इसको बोला है, यानी कि हम इसको कंसोलिडेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको देखना यह है
जो भी हमारे साथ में जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है और एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड कंट्री को बना सकता है, वो बात वहाँ पे मेंशन की गई थी। और आपको पता है संविधान बनाते हुए अलग अलग कमिटीज़ को बनाया गया था, तो उसमें से यहाँ पर जब इन्होंने हमारे B.R. अम्बेडकर साहब ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को जब सबमिट किया था ना, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया तो उसका जो ड्राफ्ट है जब वो सबमिट किया गया था 1948 के अंदर, तो उस समय पर B.R. अम्बेडकर साहब ने एक बात यहाँ पे बोली थी। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो उसकी चेयरमैनशिप संभालते उन्होंने ये बोला कि जो कमेटी है ना, कमेटी ने यहाँ पर बेसिकली उस समय पर यूनियन वर्ड का इस्तेमाल किया। यूनियन वर्ड का मतलब यहाँ पर यह है कि देखो जो अलग अलग टेरिटरीज़ हैं, अलग अलग यहाँ पर जो स्टेट हैं, उनसे मिलकर यहाँ पर इंडिया बना हुआ है ना। तो बेसिकली यहाँ पर वो यूनियन ऑफ स्टेट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि जो भी यूनिट्स हमारे साथ में जुड़ेंगे हैड नो फ्रीडम टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन। जो फेडरेशन बनेगा पूरा का पूरा ना, तो वहाँ से अब कोई अलग नहीं हो सकता। जैसे ये जितने भी राज्य हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, राज्य जुड़कर पूरा का पूरा जो भारत बना है ना, वो यूनियन ऑफ स्टेट है, तो अब यहाँ से राज्य अलग नहीं हो सकते, इंडिया से टूट कर वो अलग नहीं हो सकते, आप ऐसा कह सकते हो। उनके पास में ऐसी कोई फ्रीडम नहीं है कि वो इंडिया से कहीं अगर कोई भी उठ जाए और बोले कि हाँ नहीं हम अलग होना चाहते हैं, तो ऐसा फ्रीडम उनके पास में नहीं देखने को मिलेगा। आई होप आपको यहाँ पर यह बात क्लियर हो गई होगी कि हम यहाँ पर इंडिया से हटना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर एकदम से नहीं हो सकता, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो मतलब बोला जा रहा है संविधान के अंदर जहां भी चर्चा की गई वो यूनियन की ही चर्चा की गई है, सेंटर या सेंट्रल गवर्नमेंट की चर्चा नहीं की गई है। नाउ यूनियन और सेंटर के बीच में डिफरेंस क्या हो जाता है, तो हमारे संविधान के एक एक्सपर्ट है सुभाष कश्यप साहब, इनका कहना यहाँ पर यह है इन दोनों वर्ड्स का यूज करने से थोड़ा डिफरेंस नजर आता है। जैसे यूनियन तो बात करता है पूरे देश की, लेकिन सेंटर एक तरीके से बात करता है मिडिल ऑफ अ सर्कल की, एक मेन पावर की। तो कहीं ना कहीं सेंटर ये दर्शाता है कि सारी पावर एक के हाथ में है, यूनियन दर्शाता है कि सबके हाथ में पावर है। तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी की है। तो इंडिया के अंदर अगर हम सेंटर या स्टेट बोलें तो इनके रिलेशनशिप को जब आप लोग देखते हो ना, तो ये बेसिकली जो एक्चुअल रिलेशनशिप होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, वो होल और कुछ हिस्सों का होता है। जगह जगह पर जो केंद्र सरकार है, जगह जगह स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएंगी, वहाँ पर आपकी केंद्र सरकारें देखने को मिल जाएंगी। सेंट्रल लेवल पर यानी कि सबको पूरे इंडिया के लेवल पर आप देखोगे जो मेन सरकार है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार देखने को मिल जाएगी। लेकिन जब हम लोग वर्ड सेंटर का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है सारी पावर्स एक के हाथ में चली गई हैं, है ना, सारी पावर एक के हाथ में चली गई, यूनिटरी गवर्नमेंट है ऐसा लगता है। लेकिन यूनियन जब वर्ड यूज़ करते हैं तो पता चलता है कि हाँ सबके हाथ में पावर है, और स्टेट्स के हाथ में भी है, और इंडिया बाकी सेंट्रल के हाथ में भी, सबके हाथ में पावर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये वर्ड थोड़ा सा इस प्रकार से डिफरेंशिएट कर देते हैं, वो बात यहाँ पर बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट का कहना है। तो यूनियन हमेशा हमें सेंस देता है एक फेडरल की, हमें यहाँ पर एक सेंस देता है कि भैया सबके हाथ में पावर है एक, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल वर्ड अगर हम यूज़ करते हैं तो ये हमें एक सेंस देता है कि भाई यूनिटरी गवर्नमेंट है, कि सब एक मतलब सारी पावर एक ही के हाथ में है। लेकिन प्रैक्टिकली देखोगे तो दोनों का मतलब एक ही होता है इस पॉलिटिकल सिस्टम में, चाहे आप सेंटर का इस्तेमाल करो चाहे वो यूनियन का इस्तेमाल करो। बट वर्ड के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। अब हुआ क्या, इन टर्म को लेकर कुछ इश्यूज भी देखने को मिले, है ना। वो इश्यूज क्या क्या प्रॉब्लम्स नजर आई वो मैं आपको समझाता हूँ। हुआ ये, कई सारी अलग अलग मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, उन्होंने भी सेंट्रल वर्ड यूज़ करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि देखो हम लोग संविधान में सेंट्रल वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, और सेंट्रल वर्ड का उन्होंने यूज़ भी नहीं किया, उन्होंने यूनियन वर्ड का यूज़ किया है। फिर उसके बाद में सेंटर जो वर्ड है ना, ये कॉलोनियल लेगेसी है, यानी अंग्रेज यहाँ पर यूज़ क्या करते थे, अंग्रेज यहाँ पर यूज़ क्या करते थे, सेंट्रल लॉ, सेंट्रल लेजिस्लेचर, तो वही चीज़ यहाँ पर चलती हुई आ गई। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक इशूज़ ये भी दिखाया लोगों ने कि भैया एक कॉलोनियल लेगेसी है, अंग्रेज यूज़ कर रहे थे, हम सेंटर यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर यूनियन का इस्तेमाल करेंगे। फिर एक बात और आती है कि कहीं ना कहीं अगर हम लोग सेंटर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट के साथ में भिड़ जाएगा। फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार साथ में मिलकर काम करेंगे, इनके पास में अलग अलग पावर्स होंगी, वो अपने हिसाब से यहाँ पे काम करेंगे, लेकिन एक साथ मिलना ज़्यादा ज़रूरी है ना। लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हो जब हम लोग सेंटर का वर्ड यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं सारी पावर्स एक के हाथ में दर्शाता है। तो आई होप आपको यहाँ पर ये बात क्लियर हो रही होगी। और जब हम लोग सेंटर का वर्ड यूज़ करते हैं तो तब ऐसी फीलिंग आती है कि स्टेट जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल बहुत बड़ा देखने को मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। तो ये भी यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। तो ये इश्यूज़ यहाँ पर सेंटर और यूनियन के वर्ड को लेकर देखने को मिले हैं। आई होप आपको यहाँ पर इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी होगी। क्लियर हो गया मामला, समझ में आ गया। एक और एडिटोरियल यार, इसको और डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। कहोगे सर कितना लंबा वीडियो लेकर जा रहे हो, तो आपको दिख रहा होगा सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से हम लोग एडिटोरियल एक और डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बात की जा रही है आर्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक आर्टिकल रिसेंटली पब्लिश हुआ है, एक एडिटोरियल है जहाँ पर मेंशन किया गया कि केरला हाईकोर्ट ने एक मुद्दे को देखा। हुआ ये कि सरकार ने क्या बोला कि जो आर्ट टेक्नोलॉजी है, यानी कि आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इस आर्टिफिशियल मेथड का इस्तेमाल करके बच्चे को पैदा किया जाता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के अंदर में क्या किया, लोग यानी कि मैन की, आदमी की और औरत की,
एक अपर लिमिट एज लिमिट सेट कर दी गई, अपर एज लिमिट, यानी कि ये जो पर्टिकुलर मेथड है ना, इस मेथड से क्या हो सकता है, वेमेन जो है 50 ईयर्स तक यहाँ पर बच्चे को जन्म दे सकती है और मैन जो है यहाँ पर 55 ईयर्स तक इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। ये बात हमारी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट रेगुलेशन एक्ट 2021 के अंदर रखा गया था। लेकिन केरला हाईकोर्ट ये बोलता है कि आपको कोई हक नहीं है, सरकार कैसे एक एज लिमिट सेट कर सकती है, इसमें कोई एज लिमिट सेट करने की ज़रूरत नहीं थी। ये यहाँ पर बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन उठता है। तो इवन यहाँ पर इसी चक्कर में ढेर सारे जो पिटीशन है वो केरला हाईकोर्ट के अंदर में जाते हैं और केरला हाईकोर्ट ने बोला है कि देखो, अपनी फैमिली का, अपने परिवार का निर्माण करना वो लोगों की खुद की पर्सनल चॉइस है और आप उनके ऊपर अपर एज लिमिट लगा रहे हो कि भैया इतने ही एज तक आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बच्चे को पैदा कर पाओगे, तो वो बात सही नहीं है, वो उनके ऊपर है। तो एज लिमिट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। तो ये बात यहाँ पर केरला हाईकोर्ट ने बोला है और इनसे बोला है कि आप एक बार फिर से इसके ऊपर देखो और इसको रिव्यू करो। रिव्यू करने के बाद में केंद्र सरकार अपना वापस से जो जवाब है वो देगी इस पर्टिकुलर मामले में। आई होप आपको बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे पिटीशंस बहुत सारी आई, मैंने आपको बताया। पिटीशंस का कहना यह है कि जो ये आर्ट एक्ट है ना 2021 का, जो इस टेक्नोलॉजी को लेकर चर्चा करता है, इस एक्ट ने कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन एज के ऊपर यहाँ पे रोक लगा दी कि भैया इसी एज तक इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बच्चे पैदा कर पाएंगे। बट केरला हाईकोर्ट ने बोला कि देखो, पिटीशन की सुनवाई करते हुए उन्होंने बोला है कि देखो यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला, हम केंद्र सरकार से बोल रहे हैं और केंद्र सरकार को बोला भी है। हाईकोर्ट ने क्या किया, डायरेक्शन दी है किसको, नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को, और इनको डायरेक्शन देते हुए ये बोला कि आप केंद्र सरकार को अलर्ट कर दो और बोलो कि इसके ऊपर दोबारा इसको देखने की ज़रूरत है। आपने जो एक अपर एज लिमिट रखी है उसको रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। ये तो आपने न्यूज़ समझ लिया किस वजह से आर्टिकल चर्चा में है। अब आर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये आखिरकार ये आर्ट है क्या, है ना। ये मैंने अभी आपको बताया किस चीज़ के बारे में, आर्ट के बारे में, जिसका मतलब है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो यानी कि पूरा आर्टिफिशियल जो तरीका है ना, ये क्या है पूरा, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। इसको लेकर कई सारे लीगल प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे। जब भी हम बात करते हैं आर्ट टेक्नोलॉजी की, तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक आता है IVF, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। दो तरीके होते हैं। देखो, होता यहाँ पर यह है कि जो वेमेन है और मैन है, इनका स्पर्म, यानी मेन का स्पर्म और साथ ही साथ में वेमेन का एग, दोनों का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, आर्टिफिशियल तरीके से यहाँ पर बेबी को बनाया जाएगा, बच्चों को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो दो प्रकार के होता है, ध्यान रखना। एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या क्या होता है, एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और एक होता है आर्ट टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है कि वेमेन के अंदर में डायरेक्टली जो स्पर्म है वो एंटर करवा दिया जाता है, डायरेक्टली जो स्पर्म है वो इंसर्ट कर दिया जाता है, ताकि यहाँ पर जो वेमेन है वो यहाँ पर एक बच्चे को जन्म दे सके। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर यहाँ पे लैब के अंदर पूरा का पूरा प्रोसीजर किया जाता है। ठीक है, लैब के अंदर क्या पूरा प्रोसीजर होता है उसको मैं समझाता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की ही चर्चा की जाती है, IVF की। IVF में होता यह है, मान लो यहाँ पर देखो, नंबर 1 स्टेप में क्या होगा कि हम लोग वेमेन का एक एग लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसी को फर्टिलाइज करवाना है, क्योंकि ये एग फर्टिलाइज होगा, यही बेसिकली यहाँ पर बेबी के अंदर डेवलप होगा। ठीक है, तो एग लेंगे, एग को लेने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, स्पर्म का एक पूरा प्रिपरेशन तैयार करेंगे और स्पर्म के साथ में इसको मिला देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जो एग होगा ना ये फर्टिलाइज हो जाएगा, पूरी तरह से फर्टिलाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बेबी बनना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे चौथे नंबर पर आप देखोगे ये बड़ा होना स्टार्ट हो गया, एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। अब एम्ब्रियो जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, इसको 5वें प्रोसेस में उठाकर यहाँ पे वापस से इंसर्ट कर दिया जाएगा। नाउ अब यहाँ पर ये बेबी जो है पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा। ये एक आर्टिफिशियल तरीका है, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उससे आर्टिफिशियल तरीका ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, आई होप आपको यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। इसी को हम लोग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। दो तरीके होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, डायरेक्टली यहाँ पर जो स्पर्म होता है उसको इंसर्ट करना, दूसरा यहाँ पर होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको आपने यहाँ पर समझा। तो इसकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, एज लिमिट नहीं होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर लोगों का कहना है। और यही बात केरला हाईकोर्ट ने सरकार से बोली कि आपने जो एज लिमिट रखी है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई होप आपको यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो बात है वो क्लियर हो चुकी है। बाकी आप देखोगे इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के अंदर में, यानी कि आप मान लो जो भी बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर हक किसका होगा, क्योंकि आप देखोगे जो बच्चा पैदा होता है ना, अच्छा एक चीज़ और को यहाँ पे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकता है। देखो, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि यहाँ पर उनके अंदर कई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, या फिर उन व्यक्ति के पास में एक ऐसा पार्टनर है जिसके स्पर्म एबनॉर्मल है, तो इससे यहाँ पर बेबी डेवलप नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसके लिए इस आर्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। तो यहाँ पे जो बच्चा पैदा किया जाएगा इस आर्ट टेक्नोलॉजी से, ठीक है, तो इससे यहाँ पर क्या होगा, ये बेसिकली आप कह सकते हो
ये बायोलॉजिकल चाइल्ड माना जाएगा कमीशनिंग कपल का, जो कि यहाँ पर बेसिकली ये काम करवा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एक डोनर होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो जो एक तरीके से कपल है ना, वो कपल इनकेपेबल है एक बच्चे को बर्थ देने में, एक बच्चे को जन्म देने में। अब वो कपल जब इनकेपेबल है तो उसकी जगह वो क्या करते हैं, वो बेसिकली एक डोनर को लेंगे। वो जो डोनर है उस डोनर का यहाँ पर बेसिकली जो एग है वो यूज़ किया जाएगा, है ना। तो उसका यूज़ करने के बाद में आप कह सकते हो कि एक बेबी को डेवलप किया जाएगा आर्टिफिशियल तरीके से, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। बट हुआ क्या है कि जो यहाँ पे कपल उस बच्चे को डेवलप करवा रहे होंगे उन्हीं का वो बच्चा होगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पूरा का पूरा प्रोसेस रखवाया है, ठीक है। जो डोनर होगा, डोनर का कोई भी यहाँ पे पेरेंटल हक नहीं होगा उस बच्चे के ऊपर, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो डोनर का कोई हक नहीं है यहाँ पर, ये जो नेचुरल चाइल्ड माना जाएगा कमीशनिंग कपल का, जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज़ करवा रहे हैं। बाकी शॉर्ट कमिंग्स की अगर हम लोग बात करें, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे जो अनमैरिड और हेट्रोसेक्सुअल कपल्स हैं उनको कवर नहीं किया गया है। ये जो एक्ट है ना, ये अनमैरिड मैन, उसके बाद में डाइवोर्स मैन या फिर विडोड मैन, इनको कवर नहीं करता है। अनमैरिड को नहीं कवर करता है, ये ध्यान रखना। हेट्रोसेक्सुअल कपल्स को भी यहाँ पर नहीं करता है, ट्रांस पर्सन्स को भी या होमोसेक्सुअल कपल्स को भी कवर नहीं करता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है कि इन लोगों को एक्सक्लूड किया गया है। इन लोगों के अलावा बाकी लोग यहाँ पर इस आर्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। उसके बाद में आप देखोगे, ये तो इसका पहला एक इशू था। दूसरा इशू यहाँ पर यह है कि जो टेक्नोलॉजी है ना, ये उन्हीं कपल्स के लिए है जो कि इनफर्टाइल है। इनफर्टाइल मतलब वो इनकैपेबल है एक बच्चे को जन्म देने के लिए, वही यहाँ पर इसको यूज़ कर पाएंगे। वही यहाँ पर एक डोनर को लेंगे, उस डोनर का एग, जो भी होगा उस डोनर का जो एग और स्पर्म है उसका यूज़ करके यहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से बेबी को डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये इसका एक दूसरा लिमिटेशन हो जाता है। तीसरा, यहाँ पर इसके जो प्राइस हैं, यानी ये काम करवाने के जो प्राइसेस होते हैं ना, सर्विसेज के जो प्राइसेस होते हैं, उसको कोई भी तरीके से रेगुलेट नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसका एक प्रॉब्लम ये भी है कि इनके प्राइसेस बिल्कुल अनरेगुलेटेड है, कोई भी इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहा है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। नाउ आगे आता है। अब हम लोग देखते हैं अपने प्रीलिम्स रैपिड फायर को, जिसका इंतजार आप लोग कर रहे थे बड़ी देर से। तो आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया है, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आप बता सकते हो। छोटा करना है तो मैं छोटा भी कर दूंगा, बट मुझे यार इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने आपको समझा दिया। लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो आपको मज़ा भी आएगा। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखो, मैं अभी आपको पहले क्वेश्चन बताऊँगा, उनके आंसर्स देते हुए चलना, फिर एक साथ मैं आपको सारे आंसर्स बताऊँगा। तो आपने करना क्या है, जितना भी आपका स्कोर आता है वो ओवरऑल स्कोर नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलना है, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन बोलता है विद रेफरेंस टू नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। अभी हमने डिस्कस किया नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के बारे में। तो पूछा यह जाता है कि इस पर्टिकुलर बॉडी के रेफरेंस में दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताओ कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, यह बॉडी काम करती है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के अंडर में। दूसरा स्टेटमेंट, ये बॉडी एक स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी को लेकर एक बात मैंने बताई थी, आपको याद होगा। तो अब यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स के बेसिस पर आपको सही उत्तर देना है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हमने परशुराम कुंड फेस्टिवल के बारे में डिस्कशन किया। अब यहाँ पर आपको एक सवाल मिलता है। परशुराम कुंड फेस्टिवल के रेफरेंस में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, ये फेस्टिवल हर साल बेसिकली मकर संक्रांति का जो ओकेजन होता है तब यहाँ पर मनाया जाता है। दूसरा, यहाँ पर इस फेस्टिवल को हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कुंभ भी बोलते हैं। इसको बेसिकली यहाँ पर एक कुंभ फेस्टिवल भी बोला जाता है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है डिजिटल कम्युनिकेशन मिशन के बारे में। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया इस बॉडी को खत्म कर दिया गया है और इसके बजाय इसका जो काम है वो बेसिकली यहाँ पर किसको सौंपा गया है, डिजिटल ऑफ एक्सपेंडिचर को, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को। तो डिजिटल कम्युनिकेशन के रेफरेंस में आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, ये जो बॉडी है ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में काम करती है। दूसरा स्टेटमेंट, ये एक स्टैचुरी बॉडी है जिसको यहाँ पे सरकार ने बनाया है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है एमवी गंगा विलास के बारे में, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनना और सही से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, क्योंकि अगर आपने पूरे अच्छे से सुना है वीडियो तो बहुत आराम से आप अटेम्प्ट कर पाओगे। जो एमवी गंगा विलास है ना, यह हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। तो एमवी गंगा विलास है क्या। ऑप्शन ए, एक लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है, एक इन्वेजिव स्पीशी है, या फिर एक सबमरीन है, या फिर एक टेलीस्कोप है। बताओ क्या है ये, जरा नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट इसका आंसर लिख दो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के बारे में डिस्कशन किया। तो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के रेफरेंस में अगेन आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू बेसिकली हाईली कॉन्टेगियस बैक्टीरियल डिजीज है जो पिग्स के अंदर फैलती है।
दूसरा यहाँ पर ये बेसिकली इट इज़ नॉट नोन टू अफेक्ट ह्यूमन बींग्स, यहाँ पर मतलब इसको हम ऐसा नहीं जानते कि हाँ ये डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करती है, मतलब ये ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट नहीं करती हुई नजर आती है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका डिस्कशन किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बारे में। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के रेफरेंस में अगेन आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, ये बेसिकली एक अटैच्ड ऑफिस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है जो ये बॉडी है ना इसको गवर्न किया जाता है एक गवर्निंग बॉडी के थ्रू, और वो जो गवर्निंग बॉडी होती है ना उसको चेयर करता है एक ऑफिसर रैंक ऑफ सेक्रेटरी के टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी जो हमारी सरकार के सेक्रेटरी वाले रैंक के ऑफिसर है वही यहाँ पर इसको गवर्न करते हैं। बताओ यहाँ पर क्या है इसका सही उत्तर। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही या फिर ऑप्शन डी दोनों गलत है। इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, देखते हैं यहाँ पर इसको कौन कौन सही अटैम्प्ट करता है। मेक श्योर करना है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही अटैम्प्ट करें, हो सकता है इसका गलत आंसर ज़्यादा लोग दें। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन स्प्रिंट स्कीम के बारे में है, हमने यहाँ पर इसको डिस्कस किया था। स्प्रिंट स्कीम के रेफरेंस में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, स्प्रिंट स्कीम बेसिकली एक इनिशिएटिव है जिसका मकसद है जो स्पेस टेक्नोलॉजीज होती है ना जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज बना रही हैं उसको डेवलप करना। दूसरा स्टेटमेंट, इस स्प्रिंट स्कीम को लॉन्च किया गया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के थ्रू। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज द एबिलिटी टू अटेन ट्रांसपेरेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर आपको 3 अलग अलग जानवरों के नाम दिए गए। पूछा गया है इन तीनों जानवरों में से कौन सा ऐसे जानवर है जिनके अंदर क्षमता है अपने आप को ट्रांसपेरेंट बनाने की, है ना, इनकी स्किन ट्रांसपेरेंट हो जाती है। अभी हमने पढ़ा था जब ग्लास फ्रॉक्स को पढ़ा था। अबे यार एक तो मैंने बता ही दिया है। चलो बाकी आप बताओ कि कौन कौन सी प्रजातियां यहाँ पे कौन कौन सी प्रजातियां देखने को मिलती हैं तीनों में से जिनके अंदर सक्षमता है कि वो अपने आप को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। ग्लास फ्रॉग, आइस फिश या फिर लार्वल रील्स। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3 या फिर ऑप्शन डी तीनों के तीनों यहाँ पर जानवर अपने आप को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था आर्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के रेफरेंस में अगेन आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इसके अंदर केवल और केवल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ही कवर किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि कोई भी पर्सन वेदर मैरिड और अनमैरिड ये दोनों के दोनों यहां पर आर्ट को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, वेदर मैरिड और अनमैरिड सभी के लिए यहां पर ये आर्ट टेक्नोलॉजी है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है इसका। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। आगे आते हैं और अच्छा अब आ गया हमारा वीडियो का अंत। अब देखते हैं यहाँ पर किस किसने कितने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। मैं आपके आंसर सारे बताता हुआ चलूंगा, देखना और बताना हाँ मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे बिना मत जाना, गलती हुई है ज़्यादा उसको कल इंप्रूवमेंट करना। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आखिरी क्वेश्चन से सारे आंसर्स देखेंगे। तो आर्ट टेक्नोलॉजी के रेफरेंस में जो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं ना, पूछा गया इनमें से बताओ कौन सा सही है। पहला, इसके अंदर केवल और केवल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आता है, ऐसा है क्या। मैंने आपको बताया था दो तरीके आते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के साथ साथ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत। दूसरा स्टेटमेंट, क्या कोई भी पर्सन चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो वो इस आर्ट टेक्नोलॉजी को क्लेम कर सकता है, ऐसा है क्या। नहीं, आपको पता है अनमैरिड को कवर नहीं किया गया है, केवल मैरिड को कवर किया गया है। तो इस वजह से यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट हो जाते हैं गलत। तो नीदर वन नर 2 इज द राइट आंसर। आगे आते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इन 3 जानवरों की प्रजाति में से कौन सा जानवर की प्रजाति है जो कि अपने आप में ट्रांसपेरेंसी को अटेन कर सकता है। यानी कि इसी वजह से मैंने यहाँ पर कोई पिक्चर नहीं लगाया, ठीक है, चाहे फिश का ईल का पिक्चर लगा तो आप पहचान जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सी जानवर है जो कि बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को अटेन कर सकता है, ग्लास फ्रॉग, आइस फिश या लार्वल ईल। तो वैसे तीनों के तीनों है, मैंने आपको बताया था अभी, डिटेल्स है ना। आगे आते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था स्प्रिंट स्कीम को लेकर। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि स्प्रिंट स्कीम एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि स्पेस टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करता है बाय दी डोमेस्टिक कंपनीज। ये तो मामला यहीं खत्म हो जाता है। स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कहां से आ गई, इसका काम है डिफेंस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया है गलत। दूसरा स्टेटमेंट, स्प्रिंट स्कीम को लॉन्च किया गया है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, ऐसा गलत है। मैंने बताया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था इसको, ठीक है, जुलाई 2022 के अंदर में, यानी पिछले साल यहाँ पे इसको लॉन्च किया था। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आपको इसका आंसर का एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। हाँ, इसको लॉन्च किया गया था पीएम के थ्रू जुलाई 2022 में। आगे आते हैं, अब अगला क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे गलती होने के चांसेस थे लोगों की।
पहला क्वेश्चन ये बात करता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बारे में। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के रेफरेंस में आपको दो स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट, ये एक ऑफिस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में आता है, बिल्कुल सही बात है, हेल्थ की बात हो रही है, यहाँ से आप लिंक करके वो बेसिकली आप लॉजिक लगा के भी बता सकते थे। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट, इसको गवर्न किया जाता है गवर्निंग बोर्ड के थ्रू, और वो गवर्निंग बोर्ड हमारे गवर्नमेंट के रैंक सेक्रेटरी के ऑफिसर उसको चेयर करते हैं। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। हमने यहाँ पर पढ़ा क्या था कि इस गवर्निंग बोर्ड को चेयर किया जाता है हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आपका कंसंट्रेशन अगर एक अच्छे लेवल पर था तो आपने सही किया होगा। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को किस किसने सही किया है नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ सर मैंने हेल्थ वाला क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ही बेसिकली क्या करते हैं, इसको यहाँ पर चेयर करते हैं। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में। अफ्रीकन स्वाइन फीवर को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, ये एक हाईली कॉन्टेगियस बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि वाइल्ड पिग्स के अंदर होता है। ऐसा है क्या? गलत है। कहोगे क्यों गलत है? तो ये भी कई सारे लोगों ने गलत किया होगा पक्का। मैंने क्या बोला था, ये बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है, ये एक वायरल डिजीज़ है, यानी वायरस की वजह से होती है। ठीक है ना, तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है, वायरल डिजीज़ है, एक ऐसा वायरस जो कि एस्फेरिविरिडे फैमिली को बिलोंग करता है। तो ये यहाँ पर एक गेम खेल दिया गया, तो इस वजह से यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है वो हो जाता है गलत। बचता है दूसरा स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट नोन टू अफेक्ट ह्यूमन बींग। ये बिल्कुल सही है क्योंकि हम इसको जानते हैं, मतलब ये जो बीमारी है ना बहुत ह्यूमन बींग्स को बहुत कमी से अफेक्ट करती है। तो बेसिकली यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है वो हमारा जो है करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमने अभी MV गंगा विलास के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया, क्रूज़ के बारे में, है ना। तो आपसे पूछा गया MV गंगा विलास जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, ये रिसेंटली न्यूज़ में है, वो क्या है? एक लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़ है, एक इन्वेजिव स्पीशी है, एक सबमरीन है, एक टेलीस्कोप है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ये एक लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़ है। ठीक है, आगे आते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन के रेफरेंस में दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में काम करता है, नाम से मैच हो रहा है तो एक लॉजिक लगा के हम लोग लगा सकते हैं। पहला तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, क्या एक स्टैचुरी बॉडी है? नहीं, स्टैचुरी बॉडी नहीं, मैंने आपको बताया जहाँ पे लिखा हुआ है स्टैचुरी बॉडी आप कह सकते हो, लेकिन ये किसी एक्ट के माध्यम से नहीं बनाई गई, तो स्टैचुरी बॉडी है भी नहीं। तो हमने यहाँ पर इसका ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था। आगे आते हैं। फिर हमने डिस्कस किया परशुराम कुंड के बारे में। तो परशुराम कुंड फेस्टिवल है, इसके रेफरेंस में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, ये जो फेस्टिवल है ये बेसिकली हर साल होता है मकर संक्रांति के ओकेजन पर, तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, हाँ बिल्कुल इसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कुंभ बोलते हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों आंसर हमारे हो जाते हैं सही, दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे आते हैं। फिर आपसे पूछा गया नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस वाली बॉडी को लेकर। पहला स्टेटमेंट, ये बॉडी क्या डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पब्लिक ग्रीवांस के अंडर में काम करती है? हाँ बिल्कुल काम करती है। दूसरा स्टेटमेंट, ये एक स्टैचुरी बॉडी है। ये गलत पॉइंट है क्योंकि हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, किसी एक्ट के माध्यम से इसको बनाया नहीं गया, तो स्टैचुरी बॉडी नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है ना ये हमारा हो जाता है सही। ठीक है, तो कितना स्कोर रहा है आपका ज़रा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, है ना। बाकी कुछ एडिटोरियल से भी हमने क्वेश्चन ले लिए हैं और साथ ही साथ में छोटे क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो में मज़ा आ गया है, काफ़ी कुछ आपने मतलब 10-11 टॉपिक कवर कर लिए हैं यार, जो कि इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो वीडियो को मेक श्योर करना कि लाइक का बटन जो है प्रेस कर दो। काफ़ी समय लग गया इसको तैयार करने में, आपको मेहनत शायद दिख रही हो वीडियो के अंदर में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।